बच्चों नमस्ते। हिंदी कुमार भारती में दूसरी इकाई हमारी चल रही है, दूसरी इकाई, और उसमें 8वां जो पाठ है बातचीत, जो हमारा पूरक पठन है, ये पाठ चल रहा है। बातचीत जो है पूरक पठन है। 4 अंक का परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंकों का? 4। 2 अंक की कृति रहती है और 2 अंक की स्वमत अभिव्यक्ति रहती है। तो सब तैयार है? दुर्गा प्रसाद नौटियाल इस बातचीत के क्या है? लेखक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दुर्गा प्रसाद नौटियाल ये लेखक है। उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, निधन देहरादून में। दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। पत्रकार भी थे और देश को आजादी दिलाने में उनका अहम योगदान है। राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रसिद्ध है। उन्होंने जो बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो देश से संबंधित है, किसी राज्य से संबंधित नहीं है, वो पूरे देश में काम आती है। ऐसी उनकी रचनाएं प्रसिद्ध है। ये उनका हो गया परिचय। प्रमुख कृतियां देखेंगे इनके कौन कौन से साहित्य है। नीली छतरी, मेरे जीवन की सफलता के रहस्य, स्वर्ण भूमि की लोक कथाएं आदि। इनके अतिरिक्त विविध अनुवाद भी है। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में अनुवाद लेखन पर भी अपनी कलम चलाई। ये उनके प्रमुख कृतियां। अब ये जो हम गद्य पढ़ रहे हैं, इस गद्य में क्या है देखेंगे। प्रस्तुत साक्षात्कार है। साक्षात्कार बच्चों यह एक साहित्य की विधा है। साहित्य में कहानी, उपन्यास, निबंध, पत्र, संस्मरण, एकांकी ये आते हैं। उसके अलावा भी साक्षात्कार यह भी साहित्य की एक विधा है, साहित्य का एक भाग है। साक्षात्कार मराठी में मुलाकात भी कहेंगे, हिंदी में भी कहेंगे और अंग्रेजी में कहेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू बोला तो तुम्हारे ध्यान में आ जाता है कि 2 व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति में आपस में चर्चा होती है, किसी विषय पर बातचीत होती है, वह कहलाता है साक्षात्कार। यह भी साहित्य की एक विधा है। आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। पत्र लेखन आपको मालूम है, कहानी लेखन आपको मालूम है, लेकिन यह भी साक्षात्कार ये साहित्य की एक विधा है। बहुत ही बढ़िया पाठ है, बहुत ही सरल है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। शिवानी जी के जन्म, देखो साक्षात्कार हो रहा है 2 व्यक्ति के बीच में। पहला है शिवानी। शिवानी जी के जन्म, शिक्षा, घर परिवार आदि पर चर्चा की गई है। बातचीत के माध्यम से शिवानी जी के लेखन को प्रभावित करने वाली बातें अर्थार्जन, लेखक एवं पाठक के बीच के संबंधों आदि का विशद विवेचन किया गया है। बातचीत में 2 पात्र प्रमुख रहते हैं। पहला है शिवानी, ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार। शिवानी क्या है? प्रसिद्ध साहित्यकार है, जिसे दुर्गा प्रसाद नौटियाल की बातचीत। एक प्रसिद्ध साहित्यकार है शिवानी जी। एक तरफ शिवानी जी है और एक तरफ है लेखक। लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद नौटियाल। दुर्गा प्रसाद नौटियाल क्या कर रहे हैं? शिवानी जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके बीच में बातचीत हो रही है। लेखक शिवानी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं।
कैसा इंटरव्यू होता है अब हम देखेंगे। अनुदेश बच्चों, कुछ प्रमुख बातों का आपने पालन करना है। अपना एयरफोन या हैंडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छे से जो वीडियो है सुने समझे। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें, जो आवश्यक है वो लिखने का। जहां आवश्यक हो वहां पर वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर के लिए रुको, पूरा वीडियो एक साथ न देखने का, धीरे धीरे देखने का, ताकि आपको विषय का ज्ञान प्राप्त हो। परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी तो है ही, लेकिन ज्ञान के दृष्टि से भी यह बहुत ही बढ़िया पाठ है। अगर ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे वीडियो, तो जिंदगी भर आप ये साक्षात्कार क्या है आप भूलेंगे नहीं। तो चलो हम तैयार होते हैं। परिच्छेद क्रमांक 1, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। परिच्छेद के आधार पर कृतीय कीजिए और यह शुरू होती है हमारे प्रश्न। तो प्रश्न दुर्गा प्रसाद नोटिया लेखक प्रश्न पूछ रहा है और शिवानी जी उत्तर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? देखो ये प्रश्न, ये उत्तर। तो देखो सबसे पहला प्रश्न बहुत ही बढ़िया पाठ है। आप अपने मम्मी या पिताजी या भाई या बहन इनका भी साक्षात्कार ले सकते हैं। अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो मम्मी किचन में खाना बनाती रहती है, आप उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। आपका जन्म कब हुआ, कौन से शहर में हुआ, कौन से गांव में हुआ, आपने पढ़ाई कहां तक पूर्ण की, अनेक प्रकार के प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ यह एक आइडिया है, यह इसको देखकर आप अनुसरण कर सकते हैं। देखेंगे शिवानी जी, आपके बहुत पाठक आपका असली नाम नहीं जानते। आपका असली नाम क्या है और आपने साहित्यिक उपनाम कब और क्यों लिया? पहला प्रश्न कि बहुत सारे लोग आपको जानते नहीं हैं साहित्यिक नाम, आपका असली नाम क्या है? शिवानी जी नाम दे रहे हैं, नाम बता रहे हैं। मेरा नाम वैसे गौरा है। गौरा जी बता रहे मेरा नाम असली नाम गौरा है। मैंने धर्मयुग में 1951 में एक छोटी कहानी मैं मुर्गा हूं लिखी थी। मैं मुर्गा हूं लिखी थी। अंधा धर्मयुग यह मासिक पत्रिका है, हिंदी साहित्य की मासिक पत्रिका 1950 के दशक में होकर के बहुत ही बढ़िया है। मैंने पढ़ी है इसको, मैंने देखा है इसको। उसमें साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में है। उस समय के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान इसमें साहित्य भेजा करते थे, उनका साहित्य इसमें लिखा आता था। उसमें शिवानी का नाम दिया था। मुझे शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में 9 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में एक विश्वविद्यालय है। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की। बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने जन गण मन लिखा, सबको मालूम ही है किसी ने लिखा है जन गण मन राष्ट्रगान, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। वहां पर बांग्ला में, बांग्ला यानी बंगाल की प्रमुख भाषा, महाराष्ट्र की प्रमुख भाषा मराठी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी, मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा हिंदी, तो पश्चिम बंगाल की प्रमुख भाषा बांग्ला। बांग्ला में गौरा नाम से तो लड़कों का होता है, गौरा नाम लड़कों का होता है। बांग्ला की एक पत्रिका थी सोनार बांग्ला, उसमें भी मैंने मारीचिका नामक एक कहानी लिखी थी, उसमें भी गौरा नाम ही छपा था। गौरा नाम छोड़कर साहित्यिक नाम शिवानी रखने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं है। मेरा साहित्यिक नाम गौरा है, लेकिन बाद में मैंने नाम क्या किया है, बदल दिया है। इसका कोई विशेष कारण नहीं है। अब मेरा नाम क्या है, शिवानी है। लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं और शिवानी जी उत्तर दे रहे हैं। यह होती है बातचीत। समझ में आ रहा है? हाँ। दुर्गा प्रसाद लेखक जी, फिर से सवाल उनका, साहित्य में आप किस से प्रभावित रहे हैं और किसने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? यानी आपके लेखन पर किसकी सर्वाधिक छाप पड़ी? आप लेखन कार्य करते हैं, लेकिन आपको प्रेरणा किससे मिली? मैंने बांग्ला माध्यम से पढ़ा है, मेरे जो मीडियम है पढ़ाई का वो है बांग्ला है।
बांग्ला के प्रायः सभी स्वनाम धन्य लेखों को मैंने पढ़ा है, अतएव उनका प्रभाव मेरी भाषा पर पड़ा है। भाषा की दृष्टि से बंकिम ने मुझे, बंकिम मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो भी बांग्ला इसके थे, पश्चिम बंगाल के थे। मुझे बंकिम ने विशेष प्रभावित किया। मेरा जन्म गुजरात में हुआ था। मेरी माँ गुजराती एवं संस्कृत की विदुषी थी। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, मेरी माँ गुजरात की है। मेरी माँ संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थी और मुझे साहित्य में ज्यादा से ज्यादा अनुकरण का श्रेय मुझे बंगाल के साहित्य का पड़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और भी लेखकों का असर मुझ पर, उसकी छाप गिरी। गुजराती साहित्य भी मैंने पढ़ा है, उसका भी प्रभाव मेरे लेखन पर पड़ा। गुजरात में हमारा घर साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र था। मेरे पिताजी अंग्रेजों के विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। रशिया नामक अंग्रेजी मैगजीन में उनके लेख छपते थे। एक मैगजीन थी, एक मासिक पत्रिका थी, अंग्रेजी माध्यम मीडियम की, अंग्रेजी भाषा की। उस मैगजीन में उनके लेख छपते थे। घर परिवार में पठन पाठन का वातावरण था, यानी साहित्यिक वातावरण उनके परिवार में था। सच बात तो यह है कि बचपन से पढ़ने लिखने के अलावा हमारा ध्यान किसी और बात की तरफ गया ही नहीं। बदलते हुए फैशन ने भी हमें आकृष्ट नहीं किया। हमारे घर का वातावरण एकदम किताबी था। यह परिच्छेद पहला हो गया। इस पर कुछ प्रश्न देखेंगे, इसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं है लेकिन प्रमुख देखेंगे। शब्दार्थ है सानिध्य यानी नैकट्य यानी उसके आश्रय में। स्वनाम धन्य है अपने नाम के कारण धन्य होने वाला प्रसिद्ध, अपने नाम के कारण धन्य होने वाला प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध। विदुषी यानी शिक्षित महिला, विद्वान महिला, ठीक है। कठिन शब्दार्थ, यह पहली कृति है। बातचीत इनके बीच हो रही है। किनके बीच हो रही है? वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। लेखक दुर्गा प्रसाद नौटियाल और शिवानी के बीच में, चलो देखते हैं। दुर्गा प्रसाद नौटियाल और शिवानी, दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है, बहुत ही सरल है। इसमें ज्यादा पात्र नहीं रहते, दो ही पात्र रहते हैं। अगली कृति देखेंगे। शिवानी के लेखन को प्रभावित करने वाली भाषाएं, दो भाषाएं, एक तो बांग्ला होगी, दूसरी देखते हैं गुजराती, क्योंकि उसकी मां गुजरात की रहने वाली थी। अगली, एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए। शिवानी का वास्तविक नाम गौरा, शिवानी का साहित्यिक उपनाम शिवानी, लेखिका की शिक्षा का माध्यम बांग्ला भाषा, और शिवानी की माताजी इन भाषाओं की विदुषी थी। संस्कृत और गुजराती भाषा की विदुषी थी, यानी विद्वान थी, यानी जानकार थी, उनको अच्छी तरह से आता था। कृति स्वमत पर आधारित है, 2 अंक की यह परीक्षा में पूछी जाती है। यह हर इसमें है, परिचय में है। आपको इस तरह से लिखना है। हिंदू तीर्थाटन, हिंदू तीर्थाटन माने हिंदू तीर्थ में जाना, पंढरपुर जाना, शेगांव जाना, हरिद्वार जाना, गंगा सागर जाना, अमरनाथ जाना, बालाजी जाना। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी पाई जाती है। हाँ, एकदम बराबर बोले। हमको वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के आसपास के वातावरण को भी देखने को मिलता है, अर्थात राष्ट्रीय भावना हमको प्राप्त होती है। इस पर आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ लो, ठीक है। अगली कृति देखेंगे। अगला प्रश्न है, साहित्यकार भोगे हुए सत्य के कंकाल पर कल्पना का हाड़ मास चढ़ाकर उसमें शब्दों और शैली की सांस फूंक कर पाठकों के समक्ष रोबोट नहीं बल्कि एक जीवन चरित्र पेश करने की कोशिश करता है। आपका इस संबंध में क्या मत है? साहित्यकार क्या होता है? उन्होंने एक सवाल पूछा कि साहित्यकार ऐसा होता है क्या? तो वो उत्तर क्या देते? देखो, बिना यथार्थ के कोई भी रचना
प्रभाव उत्पन्न करने वाली नहीं हो सकती। वह युग चला गया जब केवल काल्पनिक सुख का दृश्य दिखाकर आकृष्ट किया जाता था। वहां शिवानी जी कहते हैं कि कोरी कल्पना नहीं है साहित्य का लेखन करना, यथार्थ है, सच्चाई है। मैंने भी बच्चों आपको बताया होगा कि मैंने भी कल्पना के माध्यम से कुछ कहानी लेखन नहीं किया है। मैंने आपको बताया, मैंने 3-4 यात्रा वर्णन की है। मैंने आपको बताया था जब पहली बार मुंबई गया था तो उस पर भी मैंने उसको देखा और लेखनीबद्ध किया, यानी यथार्थ हो गया। चिकलदरा गया था, हैदराबाद गया था और एक बार शिवशाही बस से नागपुर गया था, तो उस पर भी मैंने लेखन कार्य किया, तो वो यथार्थ होता है। 2-4 कहानी लिखी, वो भी यथार्थ होता है, यानी कोई कल्पना नहीं है, सच्ची घटना पर लेखन कार्य किया जाता है। और शिवानी जी यही उत्तर दे रहे हैं। आज यथार्थ इतना कठिन और संघर्षपूर्ण है कि यदि उसे कल्पना चित्रित करने की कोशिश करेंगे तो पाठक यानी विद्यार्थी, पढ़ने वाला स्वीकार नहीं करेंगे। फिर जरूरी नहीं है कि आप हर यथार्थ को भोंगे ही, सुनकर और देखकर भी आप उसे जयो का तय ही चित्रित कर सकते हैं। आप सत्य के आधार पर लेखन कार्य कर सकते हैं। आप अपनी सर्वोत्तम यानी अच्छी कृति या रचना किसे मानती है? क्या लेखक और पाठक के इस संबंध में अलग अलग धारणाएं हो सकती है? आपकी क्या राय है? आपकी सर्वोत्तम कृति कौन सी है? आपने इतने सारे ग्रंथ लिखा है, उनमें से आपको कौन सा बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है? मेरे लिए कहना कठिन है, क्योंकि मेरे लिए सभी ग्रंथ एक जैसे ही अच्छे ही है। मेरी कौन सी रचना सर्वोत्तम है? जिस तरह किसी माँ के लिए उसके बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं, उसी प्रकार मुझे अपने सभी कृतियां एक सी प्रिय है। कितना सुंदर उत्तर मिला देखिए। मान लो शिवानी जी ने 200 साहित्य लिखा, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये सब लिखा। लेखक ने सवाल पूछा कि आपको अगर मैं ये ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि सबसे बढ़िया साहित्य आपका कौन सा, उपन्यास बढ़िया, नाटक बढ़िया या कहानी बढ़िया, कौन सी आपको अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगती है? तो उन्होंने देखो कितना सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने उत्तर क्या दिया कि एक दंपति है, एक परिवार है और उसके 5 या 6 बच्चे हैं। तो माँ पिताजी कभी भी भेदभाव नहीं करते कि मेरे को बड़ा बेटा पसंद है या छोटा बेटा बढ़िया है बाकी बोगस है, ऐसा कभी नहीं बोलते। माँ पिताजी के लिए चारों के चारों, पांचों के पांचों बच्चे प्रिय रहते हैं, उसमें भी कोई छोटा और बड़ा नहीं रहता, सभी प्रिय रहती है। उसी प्रकार शिवानी जी कहते हैं कि मैंने जितने भी साहित्य लिखा वो सब मेरे लिए अमर है, बढ़िया कृति है, अच्छी कृति है, अच्छा साहित्य है। ऐसा जवाब शिवानी जी लेखक को दे रहे हैं। वैसे पाठकों ने अभी तक जिस कृति को सर्वाधिक सराहा है वो है कृष्णकली। कृष्णकली नाम का साहित्य है। फिर भी यदि आप प्रिय रचना कहकर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं यात्रा वृत्तांत, देखिए यात्रा वृत्तांत बहुत ही बढ़िया है। मैं यात्रा वर्णन लिखते रहता हूं। अगर ये वीडियो देख, मैंने आपको अनेक बार बताया है, अगर आप कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं तो एक डायरी रखो, अपने पास एक पेन रखो और जो जो देखते हैं यात्रा करते समय उसको आप लेखनीबद्ध करो, बस लिखते चलो। बहुत ही सरल है। कितने बजे उठे, बस में बैठे, कार में बैठे, ट्रेन में बैठे, वो सब लिखो। क्या देख रहे हैं? चलते हुए पेड़ देख रहे हैं, चलते हुए बादल देख रहे हैं, नदी बहती भी दिख रही है, आते जाते लोग दिख रहे हैं, जो लगता है वो लिखो। बढ़िया है, मैंने 5-6 यात्रा वर्णन लिखी है, आप भी लिख सकते हैं, बहुत ही सरल है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कठिन है तो मैं दूसरा एक उपाय बताता हूं। दैनिक डायरी, दैनिक लेखन। आज का बुधवार का दिन है, आज बुधवार को ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? सुबह 6 बजे या 7 बजे हम उठने के बाद में हम दिन भर का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, घूमने जाते हैं, घर का काम करते हैं, टीवी देखते हैं।
मोबाइल देखते हैं, जो भी काम करते हैं, और बाद में फिर रात को 8 या 9 बजे हम सोते हैं या 10 बजे सोते हैं। 8 बजे खाना होता है, 10 बजे सोते हैं। तो सोने से पहले अपने डायरी में क्या करने का, ये सब लिखने का कि कितने बजे उठे, ट्यूशन गए हैं तो ट्यूशन लिखने का, घर का काम किया है तो घर का काम करने का, मोबाइल पर गेम खेला है या वीडियो देखा है तो वो लिखने का, टीवी देखा है तो टीवी देखने का, कहीं घूमने गए हैं तो वो देखने का। इस तरह से दैनिक डायरी लेखन करने से आपके लेखन कार्य में सुधार होगा और आप बढ़िया लेखक बन सकते हैं। आपको भाषा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आगे समझ में? हाँ, उन्होंने चेरी वेती नाम लूंगी, उन्होंने यात्रा वर्णन लिखा है। इसमें भारत से मास्को तक की यात्रा का विवरण है। शिवानी जी एक बार मास्को गई, रशिया नाम सुना होगा मराठी में, हिंदी में क्या कहेंगे, रूस। तो वो मास्को शहर है, रूस का प्रमुख शहर मास्को है। तो भारत से मास्को गई तो उन्होंने लेखनीबद्ध किया, मेरी प्रिय रचना यही है क्योंकि मैंने इसे अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा है। बिना मेहनत किए मेवा प्राप्त नहीं होता बच्चों, आपको भी मालूम है। मेहनत करने से ही अच्छी रचना तैयार होती है। आपने किस अवस्था से लिखना शुरू किया? उम्र से। पहली रचना कब और कहां छपी थी, तब कैसा लगा था और अब ढेर सारा छपने पर कैसा लग रहा है? मेरी पहली रचना तब छपी जब मैं मात्र 12 वर्ष की थी। शिवानी जी महिला है, मालूम है ना? हाँ, एक महिला है। देखिए, अपना घर परिवार तो संभालते ही है, लेकिन साहित्य में भी अपना योगदान दे रहे हैं। 12 वर्ष की थी। अल्मोड़ा उत्तराखंड में, अल्मोड़ा एक शहर है, निसर्ग है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ अल्मोड़ा। नटखट नामक एक पत्रिका में पहली रचना छपी थी, मैंने उसको लिखा और नटखट नाम की एक मासिक पत्रिका में छापने के लिए दे दिया। उसके पश्चात में शांति निकेतन चलेगी, पश्चिम बंगाल चलेगी, वहां हस्तलिखित पत्रिका निकलती है। हस्तलिखित है ना, हाथ से लिखी हुई है। अपने मणिबाई गुजराती विद्यालय में भी हस्त पत्रिका छपती है, निकलती है। ईरा और धरा नाम की 2 पत्रिका है। जब हमारे विद्यालय मालूम है कब का है, 1936 का है, अंग्रेजों के जमाने की स्कूल है अपने। ईरा और धारा नाम की हस्तलिखित पत्रिका निकलती है। आपको अगर देखना है, पढ़ना है तो लाइब्रेरी में वो हस्तलिखित पत्रिका है। 2 है, एक ईरा है और एक धारा है। उसमें साइंस, हिंदी, मराठी, इंग्लिश सभी है। मैंने दोनों पढ़ी है, उसके साहित्य मैंने दोनों पढ़ी है। और अभी 2 साल हो गए हैं, हमने फिर से एक दूसरी हस्तलिखित पत्रिका निकाली है। 2 साल हो गए। उसमें मेरा हिंदी का भी लेख है। मेरा लेख बहुत ही बढ़िया है, अगर आप समय निकालकर पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में है। हमने विमोचन कराया, वो विमोचन कराया अपने अमरावती में जो जाने माने व्यक्ति है, उनके हस्ते हमने विमोचन कराया उस पत्रिका का, हस्तलिखित पत्रिका का। उसमें मेरा लेख क्या है मालूम है कि हिंदी के साहित्यकारों की प्रमुख कृति, हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों के प्रति, उदाहरण के लिए है जयशंकर प्रसाद का कामायनी, प्रेमचंद का क्या है गोदान। ऐसा बहुत ही बढ़िया लिखा है, मान 2 पेज का लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया ज्ञान मिलेगा। हस्तलिखित पत्रिका, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। हर विद्यालय, हर कॉलेज में हस्तलिखित पत्रिका निकलती है। उसमें मेरी रचनाएं नियमित रूप से छपती थी। तब रचना छपने में बहुत आनंद आता था। आज भी जब कोई रचना छपती है तो खुशी होती है। सच कहूं तो मैं बिना लिखे नहीं रह सकती, फिर भले ही एक पंक्ति ही क्यों न लिखूं, लेकिन प्रतिदिन लिखते अवश्य हूं। देखिए, प्रतिदिन लिखती है। मैं भी क्या करता हूं, कभी कभी कविता या कुछ लिख लेता हूं तो प्रतिदिन पेपर में छापने के लिए देता हूं। और संडे को वो कृति छप कर आती है और क्लास में जब मैं वो पेपर लेके जाता हूं मैं क्लास में और बच्चे को बताता हूं, देखो मैं कविता
कभी कभी लिखता हूँ, प्रतिदिन तो नहीं लिखता, लेकिन कभी कभी लिखता हूँ। ये कविता मेरी छप कर आई है, फिर उनको क्लास के सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने अनेक बार सुनाई होंगी, आपको ध्यान में होगा। फिर यह होने के बाद में बच्चों को अच्छा लगता है कि देखो सही सर क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, यात्रा वर्णन लिख रहे हैं। तो बच्चों को, उनको भी लगता है कि चलो सर लिख रहे हैं तो अपन ने भी लिखना चाहिए। फिर बहुत सारे बच्चों ने लिखा भी, फिर वो क्या करते हैं, मेरे पास देते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, प्रतिदिन कार्यालय में जाता हूँ और वहां पर एक व्यक्ति शर्मा जी, जो हिंदी के बारे में काम करते हैं, छापते रहते हैं, वो छापते हैं। और फिर अगले संडे को, अगले रविवार को फिर वो कृति छप कर आती है। फिर क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि देखो ये लड़के ने क्या किया है, साहित्य लिखा है, कविता लिखी है, और उसकी कविता इस प्रकार है। और वो लड़का क्लास के सामने, सभी बच्चों के सामने वो कविता का पठन करता है। इस तरह से साहित्य में उत्साह बढ़ता है। मनोज गुप्ता ने 2-3 कविता लिखी है। मनोज गुप्ता अपने क्लास का विद्यार्थी है, नाम सुना है ना उसका? हाँ, वो वीडियो भी देख रहा है। उसने साहित्य भी बढ़िया लिखा है, और उसका विज्ञान में जो मॉडल है वो बहुत ही बढ़िया बनाया है कि नहीं? हाँ, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा ध्यान से देखने का। आगे हम देखेंगे। इस पर कठिन शब्दार्थ है कंकाल, यानी हड्डियों का ढांचा। कंकाल रहता है, हमारे शरीर में कंकाल रहता है, हड्डियों का ढांचा रहता है। रोबोट, यंत्र, मानव, यथार्थ यानी वास्तविकता, सत्य, सर्वोत्तम यानी उत्कृष्ट, धारणा यानी विचार, राय, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी भी, हाथ से लिखी हुई। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। मां के लिए सभी बच्चे कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, समान प्रिय होते हैं। पाठकों द्वारा शिवानी की सराहनीय कृति कौन सी है? कृष्णवली, कृष्णकली, कृष्णकली है। लेखिका के असली आलोचक कौन है? पाठक है, विद्यार्थी है, जो पढ़ता है वो है। शिवानी की प्रिय रचना चेहरेवती, चेहरेवती यात्रा वर्णन है, जो भारत से कहां गए थे? मास्को गए थे। स्वमत पर आधारित है, 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही सरल है। संतोष ही धन है, संतोष है सुखी, थोड़े से में संतुष्ट रहना चाहिए। बच्चों, मैंने आप लोगों को अनेक बार बताया, ज्यादा पैसे, धन, दौलत, संपत्ति के पीछे दौड़ना नहीं है, थोड़े से में संतुष्ट रहो, जीवन जगो। जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि जीवन में संघर्ष अधिक है। थोड़े से में संतुष्ट रहो, वस्तुओं के पीछे दौड़ना नहीं, तो हम जीवन अच्छे से जी सकते हैं। नहीं तो हमारे जीवन में दुख अधिक रहेगा और सुख कम रहेगा। दुख कम करना है और सुख अधिक चाहिए, तो थोड़े से में संतुष्ट रहो। इस पर आप लेखन कार्य ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। यहां पर हम रुकते हैं, दूसरा वीडियो लेकर हम आएंगे।